नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज सूरत में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस निराशावादी है, कांग्रेस अराजकता में अवसर ढूंढ रही है, कांग्रेस आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाती है, कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पाती इसलिए अराजकता अनिश्चितता फैलाकर अपना वजूद बनाना चाहती है, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। मोदी ने कहा कि देश नकारात्मकता से आगे निकल चुका है, भारत के लोग सपनों और संकल्पों से भरे हैं और अगर देश संकल्पित है तो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री का मैसेज साफ था, क्लियर कट था। मोदी ने कहा कि देश के लोग 2 कदम चलेंगे तो वो 3 कदम चलने को तैयार हैं, उन्हें रुकना और थकना मंजूर नहीं है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को देश की तरक्की पसंद नहीं है। कांग्रेस ने दशकों तक भारत को विदेशों पर निर्भर बनाए रखा। ऐसे लोगों को देश की जनता ने ठिकाने लगा दिया है। भारत को भाजपा पर भरोसा है, इसलिए देश भर में बीजेपी जीत रही है। बंगाल चुनाव के नतीजे इसका लेटेस्ट सबूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन से जनता नाराज है, इसीलिए कांग्रेस को कर्नाटक में भी चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा। लेकिन कांग्रेस अभी भी जनता के संदेश को समझना नहीं चाहती। मोदी ने आज मिडिल ईस्ट के संकट का भी जिक्र किया और भरोसा जताया कि भारत मुश्किल हालात का सामना भी आसानी से कर लेगा। आज मोदी ने कहा कि इंडिया की ग्रोथ का मोमेंटम स्ट्रांग है, जीडीपी ग्रोथ का रेट बढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा हुआ है। और आज मोदी ने जो कहा उसका सियासी मतलब क्या है? देश की इकोनॉमी को पटरी पर रखने के लिए, महंगाई पर काबू करने के लिए, रुपए को की मजबूती के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इसका जिक्र आज करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह सुनवा देता हूं कि मोदी ने आज कांग्रेस पर कैसे अटैक किया। असल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे। सूरत में मोदी ने हजीरा के इंडस्ट्रियल इलाके का दौरा किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बने डिफेंस इक्विपमेंट को देखा। सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से जुड़ी 18,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद मोदी ने एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। इस मीटिंग में मोदी ने कहा, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। ऊर्जा का क्षेत्र हो, डिफेंस सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, हर क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने लगा है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को यह बात पसंद नहीं आती। मोदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से दुनिया भर में संकट है और कांग्रेस इस आपदा में अवसर खोज रही है। देश में अनिश्चितता, अराजकता फैलाना चाहती है। कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, उसको देश का विकास अच्छा नहीं लगता। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। मोदी ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस के चरित्र को समझ चुकी है, लेकिन कांग्रेस के नेता जनता का संदेश नहीं समझ रहे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की निराशावादी राजनीति को लोगों ने नकार दिया। पूरे देश में कांग्रेस हार रही है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी उसकी हालत खराब है।
इसीलिए कर्नाटक में कांग्रेस को चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा। मोदी ने कहा कि पब्लिक का मैसेज क्लियर है, फिर भी कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की अराजकता में अवसर ढूंढने की राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता में भी कांग्रेस सरकार को लेकर के बहुत आक्रोश है और यही कारण है कि कर्नाटका में भी कांग्रेस को सीएम बदलना पड़ रहा है। गुजरात के आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है। अभी अभी हिमाचल में भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस बुरी तरह हार गई। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को नकार दिया है। इससे पहले हरियाणा के निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और पंजाब के लोगों ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दे दिया है। संदेश यह है कि कांग्रेस की परजीवी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। इसके बाद मोदी ने कहा कि देश आशावादी है, आगे बढ़ना चाहता है, देश को भाजपा पर भरोसा है, इसलिए हर चुनाव में बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बंगाल और असम की ऐतिहासिक जीत इसका सबसे लेटेस्ट सबूत है। हमारी सरकार देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है और इसलिए देश का भरोसा भाजपा पर है, भाजपा के विकास कार्यों पर है। इसलिए देश की जनता बार बार भाजपा को जनादेश दे रही है। हाल में ही हुए बंगाल के चुनाव, आपको लगता होगा कि मैं बंगाल बोल दिया, एकदम से यहां ऊर्जा आ गई, लेकिन मेरा अनुभव था, मैं पिछले दिनों 5 देशों की यात्रा पर था, वहां भी बंगाल चल रहा था। हर कोई बंगाल की चर्चा करता था। चुनाव बंगाल के, असम और पुडुचेरी के चुनाव में भाजपा को, एनडीए को बहुत बड़ा जनादेश मिला है। साथियों, भारत नकारात्मकता से कहीं आगे निकल चुका है। यह असीमित आशावाद वाला देश है, अद्भुत आकांक्षाओं से लैस देश है। भारत के नागरिक सपनों से भरे हुए हैं, संकल्पों से भरे हुए हैं और संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध जनता जनार्दन है। और जब देश की जनशक्ति संकल्पित है तो देश का हर लक्ष्य पा सकता है और यही भारत की ताकत है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। आप 2 कदम चलेंगे, मैं 3 कदम चलने के लिए तैयार हूं। रुकना और थकना हमें मंजूर नहीं है। आज सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा, जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस के नेता उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल, गैस, फर्टिलाइजर और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का जो संकट पैदा हुआ, उससे निपटने में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए कदम काम आ रहे हैं। पिछले 12 साल में भारत में सोलर एनर्जी का विकास हुआ। भारत इस मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गया। गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार हुआ। तेल और गैस के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया गया ताकि देश को
आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल जो वैश्विक संकट है उससे निपटने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। देश के लोग भी सरकार के साथ हैं, इसलिए उन्हें पूरा यकीन है कि भारत इस संकट का मुकाबला भी आसानी से कर लेगा। दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। कुछ समय पहले मैंने कहा था कि ये दशक दुनिया के लिए आपदा का दशक सिद्ध हो रहा है। हमने बीते समय में एक के बाद एक वैश्विक आपदाएं देखी है। पहले बहुत बड़ा कोरोना का संकट आया, फिर जगह जगह युद्ध शुरू हो गए और अब इतना बड़ा ऊर्जा संकट, इसने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। गैस की सप्लाई चेन ध्वस्त हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बहुत संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों के साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से देश की अर्थव्यवस्था के बारे में नेगेटिव बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, मोदी का मेड इन इंडिया फेल हो गया और राहुल के हिसाब से देश में कुछ भी ठीक नहीं है। वो तो चाहते हैं कि नौजवान सड़कों पर उतर आएं, देश में अराजकता फैलाएं ताकि कांग्रेस का काम हो जाए। इसीलिए मोदी ने आज कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, निराशा की मानसिकता का जिक्र किया और बताया कि देश कितना आगे बढ़ रहा है। और मोदी ने जो कहा वो सिर्फ कोरी बातें नहीं है। आत्मनिर्भरता का एक एग्जाम्पल आज ही सूरत में देखने को मिला। सूरत में आज प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के प्लांट का दौरा किया। इस प्लांट में L&T, DRDO के साथ मिलकर बड़े बड़े डिफेंस इक्विपमेंट बना रही है। मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला था। उस वक्त भी कांग्रेस ने मोदी की आलोचना की थी, लेकिन आज सूरत के प्लांट में लाइट बैटल टैंक, UAV और दुश्मन के ड्रोन्स को नष्ट करने वाले हथियार देखने के बाद मोदी ने कहा अब वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस सेक्टर में न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी हथियार सप्लाई करेगा। हजीरा के प्लांट में आज प्रधानमंत्री ने जोरावर लाइट बैटल टैंक, K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर को भी देखा, इनकी टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज को समझा और इसके अलावा एंटी ड्रोन वॉरफेयर में काम आने वाले स्वदेशी हथियार तेजस्त्रा और तीर UAV को भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रेजेंट किया गया। इनमें से ज्यादातर हथियार भारत में ही डिजाइन किए गए हैं, भारत में ही डेवलप किए गए हैं। जोरावर लाइट बैटल टैंक को DRDO ने डेवलप किया है। 25 टन का ये बैटल टैंक ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जंग के लिए बेहद कारगर है। K9 वज्र होविट्जर को लार्सन एंड टूब्रो ने साउथ कोरिया की कंपनी हेनबा एरोस्पेस के साथ मिलकर डेवलप किया है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जो ऊंचे नीचे पहाड़ी इलाकों में दूर तक गोले दाग सकती है। K9 वज्र 15 सेकेंड में 3 राउंड के बर्स्ट फायर कर सकती है और 40 से 50 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। L&T ने तीर UAV सिस्टम को भी डेवलप किया है जो आज के दौर के ड्रोन वॉरफेयर में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत काम आएगा। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के सबूत आपने देखे। देश की इकोनॉमी को लेकर जो नेगेटिव पिक्चर पेंट की गई थी उसका भी जवाब आज मिला। यह सही है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें हमारे देश में भी बढ़ी हैं।
महंगाई भी बढ़ी है, पर यह महंगाई, ये पेट्रोल डीजल की कीमतें दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कम बढ़ी हैं। इसकी वजह क्या है, यह आज बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ने आज भरोसा दिलाया कि देश की इकोनॉमी मजबूत है, सारे पैरामीटर स्टेबल हैं, मिडिल ईस्ट के युद्ध के असर से भारत के ग्रोथ रेट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने कहा अगले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगी। इससे पहले रिजर्व बैंक ने जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अंदाजा लगाया था, लेकिन अब इस प्रोजेक्शन में 0.03% की कटौती की गई है। आज आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ईरान अमेरिका की जंग की वजह से एक्सपोर्ट में कमी आई है, पेट्रोलियम इंपोर्ट का प्रेशर बढ़ा है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत इस चुनौती का बेहतर तरीके से सामना कर रहा है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई चिंता की बात जरूर है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव की जरूरत हो। आज ही पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा आया। भारत का ग्रोथ रेट 7.7% रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने रिफॉर्म्स किए, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। ग्रोथ रेट के आंकड़े बताते हैं कि देश बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। वर्ष 2025-26 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर पिछला पूरा हुआ, वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7। और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। 7.8। और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। इस समय हमारी इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है विदेशी निवेश को बढ़ाने का। इसमें भारी कमी आई है। आज इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में हुई कमाई के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर विदेशी निवेशक सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो उनके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए आज सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले ब्याज पर 20% टैक्स देना पड़ता था। अब ये टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के शेयर मार्केट में और बॉन्ड्स में 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए पैसे लगाते थे, उन पर 12.5%, 12.5% का कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था। सरकार ने इसको भी हटा लिया है। इसकी वजह है कि पिछले 5 महीनों के दौरान फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट से 2,25,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई ऐसे विदेशी निवेशक होते हैं जो भारत में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पिछले कुछ समय में एफपीआई ने भारत के स्टॉक मार्केट से पैसे निकाले, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई। इसलिए अब सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन टैक्स और इनकम टैक्स से राहत देने का फैसला किया। इससे दुनिया में भारत की इकोनॉमी को लेकर इन्वेस्टर का सेंटिमेंट सुधरने की काफी उम्मीद है। अब सवाल है कि सरकार को यह कदम तुरंत क्यों उठाना पड़ा, ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा। इसकी वजह समझ लीजिए। पिछले 15 दिन में भारत का
मार्केट कैपिटलाइजेशन में साउथ कोरिया और ताइवान से पिछड़कर 7वें नंबर पर पहुंचने की रिपोर्ट आई है। 2 दिन पहले साउथ कोरिया का मार्केट कैप $5.01 ट्रिलियन हो गया है, जबकि भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन $4.85 ट्रिलियन ही है। 1.5 साल पहले तक भारत का शेयर बाजार साउथ कोरिया से 3.5 गुना ज्यादा था। पिछले 1 साल में सेंसेक्स का मार्केट कैप 12.5% और निफ्टी का मार्केट कैप 10% से ज्यादा गिर गया है। साउथ कोरिया और ताइवान की मार्केट ग्रोथ के पीछे बड़ी वजह एआई कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही है। अप्रैल महीने तक भारत मार्केट कैप में अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें नंबर पर था, लेकिन अब यह खिसककर 7वें नंबर पर आ चुका है। इसीलिए सरकार अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रही है और वर्ल्ड बैंक ने इसका स्वागत किया है। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि रुपया कमजोर होने की वजह से विदेशी इन्वेस्टर्स भारत से पैसे निकाल रहे थे। अब सरकार के टैक्स में छूट देने से भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। In the near term, there was expectation that the rupee would weaken, and that was allowing more people to push money outside India. The only way to stem this panic is to show visibility that there are a lot of dollars coming, and frankly, this will allow or accelerate the process of India getting included in the bond indices, global bond indices. In 2019, the two Bloomberg AG and the FTSE index, the assets benchmarked to them were $4.5 trillion. So at even a 1% inclusion rate, this means $45-50 billion that can come in. It will not happen immediately, but so long as that visibility builds up, I think it's a very big positive. वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा ने जो कुछ कहा उसका मतलब यह है कि विदेशी निवेशकों को लग रहा था कि आगे चलकर भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर होगा। इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकालकर दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा। कैपिटल गेन टैक्स खत्म होने से फॉरेन इन्वेस्टर सरकारी बॉन्ड में भी पैसे लगाएंगे। इससे भारत में 45 से 50 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ सकता है और यह बहुत अच्छी बात है। असल में अर्थव्यवस्था को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश भी हो रही है, जिसमें वेस्टर्न मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। इसका एक सबूत आज सामने आया। आज अमेरिकी मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने अपनी वो रिपोर्ट वापस ले ली जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रिजर्व बैंक ने मई में $12 बिलियन का सोना बेच दिया है। इसकी हमारे देश में बहुत चर्चा हुई, विपक्षी दलों ने इसको सवाल उठाया। आज ब्लूमबर्ग ने माना उसकी यह रिपोर्ट गलत थी, गलत फैक्ट्स और गलत एनालिसिस पर आधारित थी। ब्लूमबर्ग ने आज कहा कि डेटा एनालिसिस से क्लियर है कि रिजर्व बैंक के पास मौजूद सोने के भंडार में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। हालांकि सरकार और आरबीआई ने कल ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को भ्रामक और बेसलेस बताकर खारिज कर दिया था। सरकार ने जानकारी दी थी कि देश का सोना बेचना तो दूर, मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद से भारत का गोल्ड का रिजर्व बढ़ा है। भारत के पास जो गोल्ड है उसकी वैल्यू भी बढ़ी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि देश के फॉरेन करेंसी रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी सितंबर 2025 में 13.92% थी, 13.92%, जो 22 मई 2026 को बढ़कर 16.85% यानी 16.85% हो गई। आरबीआई ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक उसके पास 880 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व था, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 1 टन ज्यादा है। आरबीआई ने यह भी बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के दाम बढ़े हैं, इसलिए भारत के गोल्ड रिजर्व की कीमत भी करीब 64% बढ़ गई है। रिजर्व बैंक ने कहा भारत का फॉरेन रिजर्व भी पिछले साल की तुलना में $23 बिलियन बढ़ा है, इसलिए भारत को गोल्ड बेचने की जरूरत ही नहीं है।
ब्लूमबर्ग ने जिस तरह भारत के सोना बेचने की झूठी खबर छापी, फिर उसे वापस लिया, यह सबूत है इस बात का कि बेसिर पैर की रिपोर्ट छापकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि नरेंद्र मोदी एक टफ लीडर है, उनके साथ डील नेगोशिएट करना बड़ा मुश्किल काम है। ट्रंप को लेकर कई बार यह इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी उनके प्रेशर में आ जाते हैं। इसका जवाब भी आज ही मिल गया। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक पावरफुल और भरोसेमंद लीडर है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। यह बात वेस्टर्न कंट्रीज को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अब बंगाल की बात करते हैं। तृणमूल कांग्रेस में बगावत के बाद आज पहली बार ममता बनर्जी एक्टिव नजर आई। ममता ने पार्टी के विधायकों और सांसदों की मीटिंग बुलाई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के 78 में से सिर्फ 8 विधायक और 42 सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग में ममता ने पार्टी को रिस्ट्रक्चर करने का फैसला किया, अपने भरोसेमंद नेताओं को पार्टी में बड़े बड़े पद दे दिए। अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव बने रहेंगे, लेकिन उनके साथ डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी को हटाकर उनकी जगह चंद्रिमा भट्टाचार्य को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है। सयानी घोष को टीएमसी यूथ विंग की कमान दे दी गई है। विमेन विंग की जिम्मेदारी माला रॉय को मिली है। मदन मित्रा को ट्रेड यूनियन की कमान दी गई है। ममता बनर्जी ने डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, जबकि कुणाल घोष के साथ 3 दूसरे नेता प्रदेश प्रवक्ता होंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद कल्याण बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक चले गए, दल में तोड़फोड़ की गई। स्पीकर ने ऋतव्रत बनर्जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाकर इलीगल काम किया। तृणमूल कांग्रेस स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट में लड़ेगी। स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टी उन्होंने डिसाइड करने नहीं सकता है उनका ऑपोजिशन लीडर कौन होगा। ऑपोजिशन लीडर डिसाइड करता है, पेरेंट पार्टी डिसाइड करता है। एंड जो ओल्ड प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंस जो है उसका माफिक तो ऑपोजिशन लीडर होता है। विधानसभा का परंपरा है, पार्लियामेंट का परंपरा है, पेरेंट पार्टी जिसको नाम देंगे उसको ऑपोजिशन लीडर बनाएंगे। वो वोट का किसी जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, समझा, कुछ जरूरत नहीं है। 2 नंबर, जो पार्टी से एक्सपेल होगा वो कैसे पार्टी का लीडर होगा? अरे कल्याण बनर्जी को जवाब देने के लिए ऋतव्रत गुट के विधायक प्रसून बनर्जी सामने आए। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने विधायकों के जाली सिग्नेचर के जरिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का प्रोसेस ही फंसा दिया था। अगर ऋतव्रत बनर्जी वक्त रहते कदम न उठाते, 60 विधायक मिलकर विपक्ष का नया नेता न चुनते, तो ये पद भी तृणमूल कांग्रेस के हाथ से निकल जाता। हम ये बोलना चाहते हैं कि दीदी के ऊपर सबका रिस्पेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बात यह है कि जो प्रोसेस का मतलब कि एकदम रुक गई थी। अब सीआईडी का जांच चल रहा है एक प्रोसेस के ऊपर, तो आपको पता है कि जांच होना, उसके बाद ट्रायल होना, इसमें कितना टाइम लगता है। और फ्लोर चलाने के लिए आपको सरकार चाहिए, विपक्ष भी चाहिए। तो विपक्ष अगर नहीं रहा वहां पे तो क्या होता? तो इसलिए 59 विधायक ने तैयार किए थे कि हम इसके 4 लोगों को हम भेजेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इससे कम भी कुछ नहीं हुआ है। बागी विधायकों की बयानबाजी पर कल्याण बनर्जी ने कहा, जो लोग आज इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो स्पीकर के पास जाने से पहले दीदी से बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि जो लोग आज खुद को ममता से बड़ा नेता समझ रहे हैं वो एक बार अपने अपने क्षेत्र में जाएं, अपने नाम पर चुनाव लड़कर दिखाएं, उन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। जो उन्होंने बोला है चीफ एडवाइजर है, उस बात को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो राजनीति में नादान है। तृणमूल का राजनीति में पहले सीपीएम था, उसका बाद इधर आया,
राज्यसभा में था, अभी 1 महीना तो एमएलए हुआ है, पीपल्स ने वोट दिया, वो पब्लिक भी नहीं देखा, वो पॉलिटिक्स में नादान है। और उन्होंने जिसका नाम लिया वो शुभेंदु अधिकारी का टाउट है। वो एमएलए लोग दीदी का पास लिखित देंगे तो हम लोग कंसिडर करेंगे, वो लिखित देना होगा, कंप्लेन करना होगा उसका बारे में, तब ना हम लोग सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग के 59 एमएलए जाके आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्टी वर्कर का सामने खड़ा होके मीटिंग करके पहले उन लोग का पास रिकॉग्नाइजेशन लीजिए, आप लोग एमएलए वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है कि नहीं है, ममता बनर्जी का बहुत छोड़ के। तृणमूल कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी है ना वर्कर्स है, मिडिल में जो एमपी एमएलए है उसका कोई दाम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वैसे तो पता यह भी लगा है कि आज ममता बनर्जी ने कुछ बागी विधायकों से संपर्क किया था, उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए आज ममता ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें सिर्फ 8 विधायक और 6 सांसद ही पहुंचे। इसके बाद ये चर्चा जोरों से शुरू हो गई कि अभी कुछ और विधायक ममता का साथ छोड़ सकते हैं, सांसद भी पाला बदल सकते हैं। इस पर मदन मित्रा से सवाल पूछे गए तो मदन मित्रा ने कहा आज नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, कुछ नेता वर्चुअली जुड़े और कुछ नेता बाहर होने की वजह से नहीं आ पाए, इसलिए नेताओं की गैर मौजूदगी बड़ी बात नहीं है। पार्टी में अब सब ठीक है और जो चीजें ठीक नहीं है उन्हें जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। जो लोग नेशनल वर्किंग कमेटी का मेंबर है वही लोग हैं। जैसा सौगत राय हैं लेकिन वो आज बाहर में हैं, जैसा हमारा पार्थो भौमिक है वो बाहर में है, और हमारा एमपी जो साइनी को नहीं आया लेकिन उनको यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, तृणमूल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रखा गया। मोमा था वो डिजिटली वो थे, अमित वर्चुअली अमित मित्र थे। इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल मीटिंग्स विथ मैक्सिमम अटेंडेंस। मदन मित्रा कुछ भी कहते रहे लेकिन बंगाल में ये चर्चा जोरों पर है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद बगावत की तैयारी कर रहे हैं। 23 सांसदों का एक गुट तैयार हो चुका है जो अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मानने से इनकार करेगा। आज बंगाल के विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने कहा तृणमूल कांग्रेस के सांसद क्या करेंगे इसकी ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन कुछ तो हो रहा है और क्या हो रहा है वो जल्दी सामने आ जाएगा। पिछले 7 दिन में कोई सांसद से मेरा बात नहीं हुआ, तो ऐसा कोई जानकारी मेरे पास है नहीं, और मैं अभी सांसद भी नहीं हूं, तो सांसद लोग क्या करेंगे मैं कैसे बोलूंगा। मगर मैं आपको मालूम है, मैं सब समय बोलता हूं कि मैं आज ही के लिए जीता हूं, तो कल क्या होगा कोई बोल नहीं पाएगा। इंतजार कीजिए, कल बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। 23 एमपीज की बगावत पर कल्याण बनर्जी से भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हवाई बातें हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल के सांसद ममता के साथ हैं और ममता ही असली तृणमूल कांग्रेस है। हम तो हवा में बात नहीं करते हैं। आप 23 आदमी का नाम जानते हैं तो हमको दे दीजिए, या ये 23 आदमी जा रहे हैं तो अब हम बात करेंगे। नहीं वो आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। अरे पब्लिक ममता दी का साथ है तो सब कुछ कंट्रोल है। अरे सुनिए बहुत बड़ा लीडर हम लोग देखा है। ममता बनर्जी को छोड़ के कोई तृणमूल करने सके तो जाको पब्लिक को जाके बोलो भाई ममता बनर्जी हमारा लीडर नहीं है, हम हमारा लीडर है। लेकिन बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा आज जो हालात हैं उससे तो ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस जल्दी खत्म हो जाएगी, पार्टी के कई टुकड़े हो जाएंगे, हर गुट का अपना नेता होगा, ममता बनर्जी के साथ कोई नहीं दिखेगा। अभी उन लोगों का इंटरनल है, तृणमूल खत्म हो चुका है। ये तृणमूल से तोड़ के छोटा 7, 10, 8 पार्टी छोटा बनेगा। एक एमएलए का एक पार्टी, 2 एमएलए का एक पार्टी, ऐसा होगा। आप देखते रहिए फ्यूचर में क्या हो रहा है। तृणमूल का कोई कुछ नहीं रहेगा और ऑपोजिशन भी यहीं पे पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। लेकिन आज एक ऐसा बयान आया जिसने सबको चौंका दिया। यह स्टेटमेंट था हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर ने आज ममता बनर्जी को रेजी नगर से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया।
हुमायूं कबीर 2 सीटों से चुनाव जीते हैं। उन्होंने रेजी नगर की सीट छोड़ दी है, इसलिए वहां बाई इलेक्शन होना है। इस सीट से हुमायूं कबीर ने अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, लेकिन आज उन्होंने कहा अगर ममता बनर्जी उनसे रिक्वेस्ट करें तो अपने बेटे को मैदान से हटा लेंगे, ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे और उन्हें रेजी नगर से चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। यही रेजी नगर सीट में अगले दिन जो मैं दोनों सीट जीत हासिल करके मैं 749 रखा, 70 रेजी नगर छोड़ा, तो उस सीट में मेरा बेटा को उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। ममता बनर्जी मुझे खुद बोलेगी तो मैं ही एक्सेप्ट कर लूँगी। ममता बनर्जी के लिए मेरा जो पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी का उम्मीदवार खुद ममता बनर्जी के लिए मैं उम्मीदवार नहीं दूंगी। मैं रेजी नगर को जो आम आदमी है उनको मैं समझाएगी, मैं रिक्वेस्ट करेगी तो मेरा बात सुन के वो ममता बनर्जी को चुनाव में जिताएगी। ममता बनर्जी को ये बात कितनी चुभती होगी कि जिस हुमायूं कबीर को उन्होंने पार्टी से निकाला वो आज अपनी सीट ममता को ऑफर कर रहे हैं। दीदी को एहसास है कि तृणमूल कांग्रेस बिखरने लगी है, उनके हाथ से फिसलने लगी है। जब मीटिंग बुलाती हैं तो ना एमएलए आते हैं ना एमपीज। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि दीदी का हुक्म ना माने। ममता ने संगठन में बदलाव किए हैं ताकि पार्टी पर कंट्रोल बना रहे, क्योंकि जगह जगह कार्यकर्ता जनता के गुस्से से घबराकर तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। अगर लोकसभा के एमपीज भी साथ छोड़ गए तो ममता के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह के 48 घंटे के भीतर मंत्रियों के इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कल देर रात मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया और आज सुबह कैबिनेट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि डीके शिव कुमार ने उनसे बेंगलुरु डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देने का वादा किया था, लेकिन जल संसाधन मंत्रालय दे दिया। ये उन्हें मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पास अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसके बाद एक और मंत्री केएच मुनियप्पा ने इस्तीफे की धमकी दे दी। डीके शिव कुमार ने मुनियप्पा को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया है, लेकिन वो समाज कल्याण, कृषि या सिंचाई में से एक विभाग चाहते हैं। मुनियप्पा ने कहा अगर उनकी पसंद का विभाग मिलेगा तभी वो मंत्रिमंडल में रहेंगे। मंत्रियों के इस रवैये पर कांग्रेस के नेता खासे परेशान हैं। आज राज्यसभा के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेशन फाइल करने बेंगलुरु गए। राहुल गांधी भी थे, लेकिन किसी ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। डीके शिव कुमार ने सिर्फ इतना कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, वो मंत्रियों से बात करेंगे, सबको मना लेंगे। Work to the college, welfare of urban sector. I speak to me as a great friend and an important leader. I will sort it out. Discipline is more important than anything. लेकिन कांग्रेस मंत्रियों के तेवर को बीजेपी ने इशू बनाया। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा बड़ी मुश्किल से कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मंत्रियों ने जो तेवर दिखाए हैं उससे लगता है कि सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। कर्नाटक में वक्त से पहले चुनाव होंगे। I think Ramlinga Reddy resignation, Mr. D.K. Kumar swearing within 3 days, many ministers given the slogan, "We are not in the cabinet. Please relieve." This is the scenario of Karnataka Congress Party, the D.K. Kumar led government. There is no stability in the government, in the cabinet. Many ministers, the slogan, "You cheated, Mr. D.K. Kumar, you cheated us." This is the slogan from the our own cabinet minister. Government, I think election will come soon. This government will collapse. Thank you. ये बात सही कि डीके शिव कुमार ने अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को तरह तरह के वादे कर दिए थे, उनको विभाग ऑफर कर दिए थे, वो डेस्परेट थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब कर्नाटक के मंत्री विभागों के बंटवारे से खुश नहीं हैं। वो बड़ा और मलाईदार मंत्रालय चाहते हैं और इसके लिए प्रेशर बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिव कुमार ने वादा किया था
लेकिन वो बगावत करेंगे, सरकार गिराएंगे, कर्नाटक में जल्दी चुनाव होंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। अब तमिलनाडु की राजनीति की बात करते हैं। आज के अन्नामलाई ने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाएंगे, सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति करेंगे। आज अन्नामलाई का बर्थडे है। इस मौके पर उन्होंने करीब 23 मिनट का वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि वो तमिलनाडु में आज से एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। इस पॉलिटिकल मूवमेंट का नाम होगा वी द लीडर। अन्नामलाई ने कहा उनकी पार्टी तमिलनाडु में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी का नाम क्या होगा इसका ऐलान अन्नामलाई ने आज नहीं किया। कि अन्नामलाई आईपीएस अफसर थे, नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष रहे, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके के साथ अलायंस किया। इससे अन्नामलाई नाराज थे। उन्होंने आज बीजेपी छोड़ दी, लेकिन यह भी साफ किया कि उन्हें बीजेपी से अलग होने का गम है। उन्होंने कहा वो तमिलनाडु मुद्दों पर फोकस करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग किया है। अन्नामलाई यंग हैं, तेज तर्रार नेता हैं, प्रशासन का अनुभव भी है, लेकिन उस पास राजनीतिक अनुभव की कमी है। बीजेपी ने उन्हें सब कुछ दिया, तमिलनाडु में पार्टी की कमान सौंपी, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर वो नहीं बढ़ा सके। इसलिए आज जब अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ी तो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नैना नागेंद्रन ने कहा अन्नामलाई के जाने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब बिहार की बात करते हैं। पटना में फायरिंग के मामले में खान सर नाम के मशहूर फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई। फैजल खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। पटना के कदमकुआं थाने में फैजल खान के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर की तैयारी की हो गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है। एक्चुअली एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि खान सर के कहने पर उनके गार्ड ने फायरिंग की। बीएनएस की धारा 109 के तहत यह केस दर्ज किया गया। इसमें 10 साल तक कैद हो सकती है। अब पुलिस खान सर को खोज रही है और फैजल खान गायब है। हालांकि आज सुबह फैजल खान कोचिंग सेंटर पहुंचे थे, उन्होंने क्लास भी ली, लेकिन स्टूडेंट को पढ़ाने के बजाय वो ये समझा रहे थे कि उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। अगर उनके गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की तो कौन सा गलत काम किया। ऐसे हालत में अगर पुलिस होती तो वो भी यही करती। खान सर ने छात्रों को समझाया कि अगर खान ग्लोबल स्टडीज बंद हो गया तो कोचिंग सेंटर्स की फीस 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। इसलिए छात्रों को भी उनके खिलाफ हो रही इस साजिश के विरोध में आवाज उठानी चाहिए। छात्रों को समझाने के बाद, वीडियो बनाने के बाद फैजल खान कोचिंग सेंटर से निकल गए। अब वो कहां हैं किसी को नहीं मालूम, लेकिन खान सर ने क्लास में बच्चों को जो पढ़ाया उसका असर तुरंत दिखाई दिया। खान कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स ने फैजल खान के खिलाफ एक्शन का विरोध किया। स्टूडेंट भी वही तर्क देने लगे जो खान सर ने उन्हें सिखाए थे। जैसे उनका गिरफ्तारी हुआ, उनका लड़का आंदोलन किया, वैसे हम लोग भी शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। उनका अगर गिरफ्तारी होता है तो आप ऐसे कैसे कह देंगे कि आप हमारे घर पे आए, ईंटा पत्थर मारे। अब हम अपने बचाव के लिए अपना लाइसेंसी गन से, जो कि वो भी पूरा सामने लोगों के सामने वो भी एयर फायर कर रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कि फायरिंग किया। फायरिंग कब हुआ है? आप हमको मार के गए तब ना हम आपको डराने के लिए हम किए हैं। सर को पता नहीं था ना, लेकिन बाद में जब वीडियो सामने आया तो ये भी तो सच्चाई हुआ। जहाँ जिस पे इल्जाम लगा उसका स्टाफ भी था उसमें, ये तो था ना, हुआ ना वो पुष्टि। जब उसका स्टाफ था तो वही हो सकता है। गिरफ्तारी तो नहीं होना चाहिए। खैर रसोन आनंद को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक टीचर हैं। और अभी देखिए जैसे में मद निषेध का जैसे में एग्जाम होने वाला है, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट लोग का है, चाहे खान सर का भी, सबके, तो सबको पढ़ना जरूरी है। एग्जाम है 12-13 को ऐसे एग्जाम है, तो ये एग्जाम जरूरी है। ख्याल से कोई मतलब नहीं है, बट जो भी आएगा खान सर की तरह वो कबो नहीं होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी की डर है आप लोग? नहीं होगा, कबो नहीं होगा, ये बात बता रहे हैं आपको। इस मामले का दूसरा पक्ष भी है। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स तुरंत खान सर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों छात्र सड़कों पर हैं। खान कोचिंग सेंटर पर हमले के आरोप में ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक
रोशन आनंद और उनके 3 साथी अरेस्ट हो चुके हैं। आज ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्रों ने रोशन सर को तुरंत रिहा करने और खान सर को पकड़कर जेल भेजने की मांग की। छात्रों ने कहा अब तो ये क्लियर हो गया कि खान सर के कहने पर उनके बॉडीगार्ड्स ने फायरिंग की। इसके वीडियो भी सामने आ गए हैं, इसलिए फैजल खान के खिलाफ एक्शन तुरंत होना चाहिए। उन पे गलत इल्जाम लगाया गया है, खान सर खुद करवाए हैं ऐसा। हम लोग चाह रहे हैं कि रोशन सर को रिहा किया जाए, क्योंकि वो झूठा केस में गया हुआ है और झूठा केस में इतना दिन तक रखना सही बात नहीं है। सर सीधी सी बात है, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है रोशन आनंद सर को, और सच्चाई ये है कि खान सर खुद से करवाते हैं वहाँ पे ये सब चीज। में एक ही डिमांड है कि जेल का ताला टूटेगा और रोशन सर छूटेंगे। क्या वो खाली कराना चाहते हैं कैंपस आप लोगों से? हाँ, वो तो एक तरह से यही दिख रहा है। आज मेरा स्टाफ गया, वहाँ का कैमरा तोड़ दिया गया है, ताला तोड़ दिया गया है, मेरा लाइन काट दिया गया है, ये सब ऑफिस क्या के बैन गोबर पूरा फेंक दिया गया है, पूरा बांस लगा हुआ है। पढ़ाई नहीं हो पा रही आप लोग की। अब सर आने के अभी तो कुछ नहीं, क्लास सारा बंद है, ताला लगा हुआ है वहाँ पे। खान सर जो अपना फेम बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है, बहुत लॉस हो रहा है। देखिए ये बिहार है, यहाँ से अंग्रेज को खदेड़ दिया गया, हुमायूं के अफगानिस्तान तक खदेड़ा गया शेर शाह सूरी के द्वारा। उसको हम लोग अगर मिल जाएंगे ना तो देवरिया तक खदेड़ देंगे। जो गुनाह किया है वो बाहर है और जो गुनाह नहीं किया है वो बेवजह भी जेल में है। अभी खान सर ने गोलीबारी की बात की है, खुद उन्होंने गोली चलवाया और सारे इल्जाम रोशन सर पे थोपे और उसको अंदर कर दिया। और इसलिए बात है, हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको रिहा किया जाए। प्रतिद्वंदी जो है रोशन आनंद सर ही हैं। अगर असली प्रतिद्वंदी रोशन आनंद सर को हटा दिया जाए तो अन्य जो कोचिंग संस्था वाले आराम से हट जाएंगे। उनका यही मकसद है। एज ए हिस्ट्री टीचर वो बहुत बढ़िया से जानते हैं कि समाज पर कैसे पकड़ बनाना है, लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है। अब तो क्लियर है कि पटना में जो हो रहा है वो इस इलाके की कोचिंग पर कब्जा करने का झगड़ा है। एक कोचिंग सेंटर का दूसरे के मुकाबले अपने को बड़ा बनाने का टकराव है। दोनों तरफ से छात्र इन्वॉल्व हैं, दोनों तरफ इमोशंस हाई हैं, दोनों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। इसलिए पुलिस को भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। जब तक सबूत ना मिल जाएं, तब तक पुलिस को कोई एक्शन लेने से बचना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश में सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों के बारे में। इन मदरसों में नौकरी के नाम पर किया गया एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। पता लगा कि मदरसों के मैनेजमेंट ने अपनी वाइफ, बेटे, बहू, बेटी, दामाद सब के सब लोगों को सरकारी नौकरी दे दी, सबको टीचर बना दिया। और इस तरह की गड़बड़ एक तो मदरसों में नहीं, बाराबंकी, जौनपुर, बस्ती और कुशीनगर जैसे कई जिलों के मदरसों में हो रही है। अब इनकी जांच की जा रही है। पता लगा कि बड़ी चालाकी से नियमों को तोड़ा गया। कानून यह है कि जो मदरसे सरकारी मदद से चलते हैं उनमें मैनेजमेंट अपने बेटे, बेटी या किसी रिश्तेदार को नौकरी नहीं दे सकता। इस नियम से बचने के लिए मदरसे के प्रबंधक इस्तीफा दे देते हैं, अपने किसी भरोसेमंद को प्रबंधक की कुर्सी पर बैठा देते हैं, फिर अपनी पूरी फैमिली को टीचर बना देते हैं और थोड़े दिन बाद प्रबंधक को हटाकर वापस खुद प्रबंधक बन जाए। ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं। मदरसों में नौकरी के बंदरबाट कैसे हुई, मैं आपको इसके 1-2 एग्जाम्पल देता हूं। बस्ती के कप्तानगंज में मदरसा अहले सुन्नत फैजुन है। इसके प्रबंधक मुनीर अली हैं, जिनके 5 दामाद हैं। पांचों के पांचों इसी मदरसे में नौकरी कर रहे हैं। अपने दामादों को नौकरी पर लगाने के लिए मदरसा प्रबंधक मुनीर अली ने 2008 में प्रबंधक के पद से इस्तीफा दे दिया, अपनी जगह मोहम्मद अली को प्रबंधक बना दिया। 2008 से लेकर 2010 तक वैकेंसी निकली, जिसमें मुनीर अली के 5 दामादों की अपॉइंटमेंट हो गई। जैसे ही हाजी अली के दामादों को नौकरी मिल गई, मोहम्मद अली ने प्रबंधक पद छोड़ दिया और मुनीर अली वापस इस पद पर जा बैठे। 2008 में 12 जुलाई को मैंने रिजाइन दे दिया। सारे नियुक्ति प्रकरण जो है मोहम्मद अली द्वारा किए गए। उसके बाद में जो है 2013 में मोहम्मद अली ने ये कहा कि इतना कागज पेपर हिसाब किताब सरकारी मामला है, हम ये नहीं देख पाएंगे, हम पढ़े लिखे कम है, हमारे बस की बात नहीं है, कल कोई घटना हो जाएगी, कुछ कम ज्यादा हो जाएगा
तो हमको जेल की रोटी खाना पड़ेगा, इसलिए हम इस काम को नहीं देख पाएंगे। हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अपनी मर्जी से राजी खुशी इन्होंने जो है इस्तीफा यहाँ दिया लिखकर, और डीएमओ के कार्यालय में जाकर के बयान हल्फी दिया इन्होंने। तो उस समय जो है हमारी मजबूरी थी, संस्था को कोई जिम्मेदार आदमी नहीं था देखने वाला, संभालने वाला। तो हम फिर वापस हमने कहा ठीक है, जब तक हम अपना आ जाते हैं इस पद पर, और उसके बाद हम देखेंगे आगे जैसा कोई जिम्मेदार मिलेगा तो उसको देखेंगे। इस तरह का फर्जी काम कई जिलों में हुआ। बाराबंकी में मदरसा जामिया मदीनुल उलूम रसोली के प्रबंधक अयाज अहमद थे। जैसे ही वैकेंसी निकली, उन्होंने प्रबंधक का पद छोड़ दिया। अपनी जगह अपने चाचा इसरार अहमद को प्रबंधक बना दिया। अयाज अहमद की बेगम ज़ेबा बानो और साले मोहम्मद शब्बीर टीचर बन गए। नौकरी लगने के बाद इसरार अहमद ने प्रबंधक का पद छोड़ दिया और अयाज अहमद फिर से इस कुर्सी पर जा बैठे। जौनपुर के मछली शहर में मदरसा रियाजुल उलूम है। इसमें बकरीदू खान उर्फ इमरान प्रबंधक थे। उनकी वाइफ मजहबी बेगम को मदरसे में प्रिंसिपल बनाया गया। 2 बेटे फैजान अहमद और रिजवान अहमद को टीचर अपॉइंट कर दिया गया। तीनों की ज्वाइनिंग एक ही दिन हुई। इसी मदरसे में मजहबी बेगम के रिश्तेदार महबूद आलम को क्लर्क की नौकरी मिली। दोनों रिलेटिव फरहत अंजुम और तहसीन बानो को भी नौकरी पर लगा दिया गया। जौनपुर के ही मदरसा अब्रे रहमत में प्रबंधक बाबर कुरैशी की बहू अफसू बानो को क्लर्क की नौकरी इसी पैटर्न पर दी गई। बाराबंकी के मदरसा जमियतुल फलाह में प्रबंधक अफसरी फहीम के बेटे मोहम्मद कशिफ और मोहम्मद आमिर को टीचर की नौकरी मिली। आजमगढ़ के मदरसा अशरफिया में तो हद ही कर दी गई। 2007 से ब्रिटेन में रह रहे शमसुल हुडा खान को 2017 तक सैलरी दी गई, जबकि शमसुल खान ब्रिटिश सिटीजनशिप ले चुके हैं। कुशीनगर के मदरसा मोहम्मद अतिया फैज रसूल में भी बड़ा घोटाला हुआ। इस मदरसे में प्रबंधक की फैमिली के 6 मेंबर्स को नौकरी मिल चुकी है। इस मदरसे के प्रबंधक मुमताज आलम सिद्दीकी हैं। उनकी बेटी तालिमुन्निशा इसी मदरसे में टीचर हैं। बताया गया कि तालिमुन्निशा मार्च में दुबई चली गई, लेकिन मदरसे के रजिस्टर में उनकी अटेंडेंस लगती रही, उन्हें सैलरी भी मिलती रही। अब इन सारे मामलों की जांच की जा रही है। टीचर्स की जो है उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया गया, जिसमें उनके 4 लगातार मतलब सीएल चढ़े थे। तो सीएल का एप्लीकेशन प्रिंसिपल से पूछे जाने पर उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा ये छुट्टी नहीं चढ़ाई गई है, ये प्रबंधक के द्वारा चढ़ाई गई है। और वहां पर जब एप्लीकेशन हमें प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने जो चीजें वो कह रहे थे वो लिखित रूप में प्रिंसिपल और लिपिक के द्वारा अवगत कराया गया। तत्पश्चात 14 तारीख को मेरे द्वारा एक प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में उनके द्वारा ये लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि वो 16 फरवरी को ही विदेश चली गई। उस दौरान हमारे यहाँ मदरसे में 14 फरवरी को मदरसा बोर्ड का एग्जाम खत्म होने के बाद जो है वो छुट्टी हो जाती है कुछ दिन के बाद। तो छुट्टी पीरियड में वो जो है बगैर किसी सूचना के वो चली गई। नौकरी का घोटाला सामने आने के बाद अब सरकार एक्शन में आ गई है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर ने कहा मदरसे गड़बड़ियों का अड्डा बन गए हैं, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मदरसे बने हैं शिक्षा देने के लिए। मदरसों में जैसे अभी आपने देखा कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में मदरसे में नोट छापी जा रही थी। आपने देखा कुशीनगर मदरसे में नोट छापी जा रही थी। तो मदरसे बहराइच में खोल करके विदेशी ताकतों को वहाँ जो होटल बना करके उनको ठहराया जा रहा है, ये काम मदरसे में नहीं होना चाहिए ना। और मदरसे में अगर घोटाले हुए हैं तो उसकी जांच हो रही है, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मदरसे के लिए मिलने वाले सरकारी पैसे का इस्तेमाल अपनी फैमिली के लिए पूरी साजिश के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ
सोच समझकर किया गया। टीचर्स की तनख्वाह ऐसे लोगों को दी गई जो पढ़ाते ही नहीं थे, ये भी एक पैटर्न है। ये मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के साथ जुल्म है, अन्याय है। सारे मदरसे ऐसे नहीं होते, लेकिन जहां भी इस तरह की गड़बड़ हुई है उसके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, इस वक्त जम्मू कश्मीर में ड्रग माफिया के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। आज श्रीनगर पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। लाल बाजार और खान्यार में ड्रग तस्करों की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। खान्यार में ड्रग पेडलर ओवैस हुसैन के 2 मंजिला घर को जब्त किया। ड्रग तस्कर आदिल अहमद धोबी की भी 2 मंजिला प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस की टीमों ने पहलगांव के कई होटल्स में नार्को रेड की। यह कार्रवाई मावूरा, राफ्टिंग पॉइंट और यानर क्षेत्रों के होटल्स में की गई। इस दौरान कई होटल्स की तलाशी ली गई। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा के निर्देश पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। 100 दिन चलने वाली स्पेशल ड्राइव में अब तक 500 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है या डिमोलिश कर दिया गया है, जबकि 55 दिनों में 1000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। 1128 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान का मकसद जम्मू कश्मीर में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना और ड्रग स्मगलर्स के नेटवर्क की कमर तोड़ना है। एलजी मनोज सिन्हा ने गांदरबल में आयोजित कार्यक्रम में नशे और नार्को टेररिज्म के खिलाफ चल रही मुहिम को जन आंदोलन बताया और उन्होंने कहा कि नार्को आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। बारंबार इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये केवल सामान्य अपराध की समस्या नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर और भारत की सुरक्षा का भी प्रश्न है। ये नौजवानों में नशे की लत का मुद्दा होने के साथ साथ हमारी आवाम के वजूद का भी सवाल है। हमारे पड़ोसी मुल्क में बैठे और जम्मू कश्मीर के भीतर बसे कुछ नार्को आतंकवादी इस ड्रग की सप्लाई में शामिल हैं। केवल तस्कर नहीं है, वे हमारी आवाम के दुश्मन हैं, वे हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, वे हमारी आवाम की तरक्की के दुश्मन हैं। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि नार्को आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और भविष्य में और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन करके बड़ा काम किया है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नशे से बचाना पुण्य का काम है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 10 बजे आपकी अदालत में, जहां इस बार मेरे मेहमान हैं एक्टर, राइटर और डायरेक्टर फरहान अख्तर। फरहान अख्तर ने कम उम्र में बड़े मुकाम हासिल किए। जावेद अख्तर के बेटे हैं, लेकिन फिल्मों के गानों और डायलॉग्स को लेकर अपने पिता से कभी कभी बहस करते हैं। क्या झगड़ा होता है, इसका जवाब आपको मिलेगा आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। आपके पास जावेद अख्तर साहब हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे इफेक्टिव राइटर हैं जी। उनको नहीं आप राइटिंग के लिए लेते? लक्ष्य फिल्म उन्होंने ही लिखी थी। 25 साल हो गए, एक फिल्म की है। वो तो ये कहते हैं कि मेरे लिखे हुए डायलॉग्स को फरहान रिजेक्ट कर देता है। ये कहता है ये पुराने जमाने के डायलॉग है। ये गलती हुई है एक बार मुझसे। दिल चाहता है का पहला गाना, कभी ना बीते ये चमकीले दिन, तो उन्होंने लिखा था चमकीले दिन। डैड यार ये चमकीला मतलब इतनी अजीब वर्ड है। तो उन्होंने कहा देखो अभी तुम बच्चे हो। इस गाने की यूएसपी यही लफ्ज बने। एंड ही वाज राइट।